आप सभी को नमस्कार, मैं हूं रुद्राक्ष। आप देख रहे हैं ट्रैक इन ऑटो और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि हमारे पास दो एंट्री पॉइंट्स हैं टू अ ब्रांड और एक ऐसा बंदा है जो हमारे वीडियोस में होता तो हमेशा है बट आपको कभी दिखता नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिंद गोरे हु इज आवर चीफ सिनेमेटोग्राफर। और आज जिन दो बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो होंगी हंटर 350 एंड ट्रायम्फ की स्पीड 400। Hi Milind, glad to have you in front of the camera. Thank you very much. So, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो बाइक है ये मिलिंद की पर्सनल बाइक है और आज हम बात करेंगे आपको कौन सा ब्रांड चूज करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए आपकी मोटरसाइकिलिंग जर्नी और इसके बीच का जो प्राइस डिफरेंस है वो जस्टिफाइड है। 80,000 इफ यू टॉक अबाउट द लोएस्ट मॉडल टू दिस मॉडल एंड अराउंड 50,000 मिडिल मॉडल से इस मॉडल के लिए। क्या आपको वो प्राइस डिफरेंस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या वो पैसे आपको सेव करने चाहिए? तो आपको क्या लगता है ये पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? जरूर करने चाहिए यार ये तो यही बोलेगा बिकॉज इसने तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं और आपको पता है ना 80,000 में क्या होता है, तेरा घर जाएगा इसमें कि घर तो जाएगा ही जाएगा बट इज इट वर्थ इट? यस डेफिनेटली वर्थ इट। अगर 80,000 की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 400 सीसी का सिंगल सिलेंडर DOHC इंजन जो प्रोड्यूस करता है 40 bhp एट 8,000 RPM पे। 39.5 Nm का टॉर्क मिलता है वो भी 8,000 RPM पे। अगर स्पेक वाइज देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया फिगर है। बट पता है स्पेक्स आर नॉट एवरीथिंग, नंबर्स आर नॉट एवरीथिंग। ऑन रोड आपकी बाइक कैसा फील कराती है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है और उस केस में ये कहीं से कम नहीं है। दिस बाइक इज मोर फॉरगिविंग देन दैट बाइक क्योंकि वो 400 सीसी का इंजन है। आप समझ रहे हो आपकी गलतियां जो होंगी वो 120-140 पे होंगी। ऑल्सो अ 350 सीसी इंजन बट दिस इज हाफ ऑफ द पावर। ये है 40 bhp, दिस इज 20 bhp, हाफ का डिफरेंस है। तो अगर आपकी ये पहली बाइक्स हैं तो ये बाइक आपको सीखने का मौका देगी और वो बाइक शायद आपको मौका देने से चूक जाए, विच इज अ बिग पॉइंट। यार इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड 400 सीसी को बिगनर बाइक बोलते हैं। इंडिया में ड्यूक 390 इज कंसिडर्ड अ सुपर बाइक। बाहर में लोग ड्यूक 390 खरीद के सीख रहे होते हैं चलाना। सो डेफिनेटली बिगनर्स भी आएंगे इस बाइक पे। वो 5-10% ऑडियंस रहेगी बट जो मेन चलाने वाला है, जो राइडर है, वो तो नहीं सोचेगा वो। और वो इतना कॉन्फिडेंस दे देती है आपको कि आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आपकी उतनी कंट्रोल है, उतना होल्ड है आपकी गाड़ी पे। यू हैव प्रूवन माय पॉइंट। जो राइडर है बट जो राइडर नहीं है वो उसको एक कंफर्टेबल पावर रेशियो चाहिए, उसको एक इजी पावर डिलीवरी चाहिए। मे बी उसको 40 bhp नहीं चाहिए 400 सीसी के इंजन में, मे बी उसको 350 सीसी के इंजन में 20 bhp चाहिए क्योंकि वो सीख रहा है। बट अगर जैसे आपने कहा है बाहर के देश में ये बिगिनर बाइक से वो उसी पे सीखते तो यहाँ पे भी वो हो सकता है ना। बट द रोड कंडीशंस वो उतना है ना इधर। लोगों को उनकी मेंटालिटी बन चुकी है वैसी कि लोग उतना चलाते हैं वहाँ पे। आपको तो पता है इंडियन राइडर भी किसी राइडर से कम नहीं है। डेफिनेटली तो वो भी यहाँ पे कि जो इंडिया में बाइक चलाना सीख जाएगा वो कहीं पे भी चलाएगा ऑब्वियसली। जो दोनों ब्रांड की मेंटालिटीज है ना वो भी बहुत डिफरेंट है। रॉयल एनफील्ड इज अ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। व्हेन यू बाय अ रॉयल एनफील्ड योर होल मोहल्ला गेट्स टू नो दैट यू हैव बॉट अ रॉयल एनफील्ड। बट व्हेन यू बाय अ ट्रायम्फ, मेरे को नहीं लगता है कि अभी ट्रायम्फ अपनी उस तरीके से हेरिटेज और प्रेजेंस इंडिया में बना यू फॉरगॉट अबाउट द ट्रायम्फ्स legacy man then। ठीक है, डेफिनेटली देयर इज अ लेगेसी बट इज द लेगेसी इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड? यस। अगर प्रेजेंस की बात करें तो ट्रायम्फ भी इस मार्केट में नया खिलाड़ी नहीं है, वो बहुत पुराना है। और ये इनकी मोस्टली सब बड़ी बाइक्स है। अभी ये छोटे सीसी में उतर रहे, रॉयल एनफील्ड के सीसी में उतर रहे और इनकी सेल्स फिगर देखे तो अभी रिसेंटली बहुत हो गई है। लिटरली 9,000 स्पीड 400 डिस्पैच हो चुकी है अब तक। हाँ, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है। हाँ, अभी भी और हो रही है, अभी भी बुकिंग्स आ रहे हैं, लिटरली बहुत सारी बुकिंग्स आ रही है। तो ये भी उस मार्केट में एंट्री कर रही है। एंट्री करते ही अगर इतनी धमाकेदार एंट्री है तो आगे आप देख ही सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड का दूसरा राइवल कोई नहीं होगा और ये टफ कंपीटर हो गए। जो डिफरेंस है इन द मेंटालिटी व्हेन यू इन्वेस्ट इन दीज बाइक्स इज अ लॉट। ये है एनफील्ड का एंट्री पॉइंट और वो है ट्रायम्फ का एंट्री पॉइंट। एनफील्ड ने अभी अपनी पहली 650 सीसी बाइक बनाई है और ये ट्रायम्फ की पहली 400 सीसी बाइक है। एनफील्ड नीचे से ऊपर देख रहा है,
ट्रायम्फ ऊपर से नीचे देख रहा है। तो जो दोनों ब्रांड्स की मेंटालिटी दे आर वेरी डिफरेंट। सो मैं एनफील्ड की तारीफ करते रुकता नहीं, वो तो दिख ही रहा है। सी जब से एनफील्ड ने जे सीरीज इंजन निकाला है, आई एम अ बिग फैन, बिकॉज एनफील्ड की जो हिस्ट्री रही है विद वाइब्रेशंस, लीकी इंजन्स, एवरीथिंग इज गॉन जस्ट विद वन इंजन अपडेट। बट जहां आप इसी कन्वर्सेशन में ट्रायम्फ को ऐड करते हो, तो आई एम डेफिनेटली श्योर ट्रायम्फ इज गिविंग अ नेक टू नेक कॉम्पिटिशन टू एनफील्ड, व्हिच विल help this brand to improve. Obviously, but Triumph is still far away from in this segment. Smoothness, refinement, fit and finish, quality, सब चीज़ में ट्रायम्फ बहुत बढ़िया है। अभी इसके हिसाब से अगर देखा जाए, रॉयल इनफील्ड ने इम्प्रूव किया है, बट इतना भी नहीं अप टू द मार्क। जैसे आप क्लच देखो, Clutch is heavy, definitely. शॉर्टर हैंडल बार, शॉर्टर सस्पेंशन ट्रैवल, मोनोशॉक नहीं है, इसमें मोनोशॉक है, तो सस्पेंशन नॉट अप टू द मार्क। ट्रायम्फ इज मच बेटर देन दिस। See, the price difference and the segment difference will be evident, पर ऐसा भी नहीं है कि not up to the mark. See, this is the entry point of Enfield, और जो राइडर्स इसको चलाएंगे और जिस रोड कंडीशंस पे चलाएंगे, उसके हिसाब से आई थिंक द शॉक्स आर ट्यून्ड बेटर। वहां पे आप देखो तो इट्स अ अपसाइड डाउन थिकर शॉक बिजनेस गोइंग ऑन, राइट, जो कि यहाँ मिसिंग है, बट एटलीस्ट वी हैव गॉट द फोक गेटर्स। बट वही ना कि कंफर्ट, जो कंफर्ट चाहिए वो कंफर्ट इसमें मिलेगा। उसमें मुझे अभी भी लगता है कि बहुत स्टिफ सस्पेंशन है। 80,000 रुपए जब स्पेंड करो तब भी आदमी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो कंफर्ट आपको यहाँ मिल रही है। उसमें के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी आपको रिफाइन मिल रही है जो आपको लॉन्ग लास्टिंग राइडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं देगी, ईजी रहेगा। कंफर्टेबल राइड करोगे तो ही आप राइड कर पाओगे ना। अगर आपकी पीठ हर 40 किलोमीटर में दर्द कर रही है, आप वो 80,000 अस्पताल में लगाओगे। ऐसी भी बात नहीं है कि हर 40 किलोमीटर पे आपकी पीठ दर्द करेगी। रॉयल इनफील्ड के साथ यही, मतलब अब तक यही हुआ था, और मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि रॉयल इनफील्ड इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाएगा। तो अगर सस्पेंशन की बात करें तो मुझे अभी भी लगता है कि ये सस्पेंशन थोड़ा स्टीप है, इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तब वो इसके साथ कम्पीट कर सकेगी। अगर आप स्टिफ सस्पेंशन मेंशन कर रहे हो ना, तो लेट मी टेल यू, जो स्टिफ सस्पेंशन है इसका, इट मेक्स इट फील बेटर 100 प्लस की स्पीड्स पे। इट्स अ गिव एंड टेक सिचुएशन। स्लोअर स्पीड पे थोड़ा हार्ड फील होता है, बट हायर स्पीड पे you feel more stable. बट 100 प्लस वो तो मुश्किल से जाती है। This bike can do 100 and 110 all day. फिर भी इससे 50 किलोमीटर कम है। 50 See, power का difference is near to double. Right? This can do 170, this does 120. But जिस तरीके से, see how comfortable you feel no matter on what speed you are defines the character of that bike. इस पे जो command feel होता है आपको 80, 90, 100 तक, it's very strong. It's neck to neck with this bike. Because of the power, it goes beyond. चलो, आपने बात किया इजीली क्रूजिंग का। इसकी जो 40 bhp पावर है, उसमें से 80% पावर ये पहले 4 से 5,000 RPM पे ही दे जाती है। तो 80, 100, 120 ये इजीली क्रूज कर जाती है और विदाउट हैसल। तो आपका उस पर उतना कंट्रोल भी रहेगा। तो आप इजीली अगर 100, 120 भी जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैं 100, 120 पे जा रहा हूँ। जो कमांड आपकी उस स्पीड पे रहती है, कैसी भी रोड कंडीशन क्यों ना हो, आप उसको। यार लो पावर तो इसकी भी अच्छी है। खैर, पावर हम लोग पूरे दिन खेलते रह जाएंगे, उसमें डिबेट खत्म नहीं होने वाली। एंड लोगों को भी पता है कि पावर का डिफरेंस बहुत है, हमें भी पता है पावर का डिफरेंस बहुत है। बट यार लुक एट द डिजाइन, ये सबसे कॉम्पैक्ट एनफील्ड है एंड इट फील्स द लाइटेस्ट। यहाँ पे मैं थोड़ा कन्विंस हो गया, मुझे भी इसका डिजाइन अच्छा लगा। बट ट्रू डेफिनेटली आई एम वेरी जेलस विद द फ्रंट फोक्स। वो जो उसका ये फ्लैशी कलर है ना, उस पे कंपनी ने बहुत सारा खर्चा किया। बट मेरे पास फोक गेटर्स हैं जो और ज्यादा रेट्रो लगते हैं। बट अगर फंक्शनैलिटी की बात करें तो आई गेस ये बाइक गिर जाएगी तो मेरे को कम दुख होगा। वो बाइक गिर गई तो घर सच में जाएगा। बाय द वे, कितने यूजफुल हैं वो आपके हैंडल बार मिरर्स? हाँ, इसमें थोड़ा आपका पॉइंट सही रहेगा। इतना खास व्यू नहीं है। अगर उसमें नॉर्मल कन्वेंशनल मिरर रहते तो थोड़ा एक बेटर विजिबिलिटी मिलती, और अगर आप हेलमेट पहन के जा रहे हैं तो आपको लिटरली कुछ नहीं दिखेगा पीछे। सी, एक ज़माना एनफील्ड का ऐसा था कि नो मैटर कितने बड़े मिरर्स लगा लो, वाइब्रेशन इतनी थी कि कुछ दिखता ही नहीं था पीछे। बट नाउ दैट हैज़ चेंज्ड, और अब ये मिरर्स आई गेस आर मोर फंक्शनल टू योर मिरर। आई होप उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होगी। मैंने 2013 का एनफील्ड चलाया था, सेम 80-100 पे। मिरर होके भी कोई फायदा नहीं था उसमें, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था। आई गेस उस टाइम के जो राइडर्स थे ना, उनको एनफील्ड चलाने में जो फियर ऑफ डेथ मिलता होगा, जो एड्रेनलिन रश मिलता होगा ना, वो किसी और बाइक में नहीं था, क्योंकि ऐसा लगता था कि पूरी बाइक खुल के गिर जाएगी। प्लीज एनफील्ड राइडर्स, डोंट किल अस इन द कमेंट सेक्शन। आई लव एनफील्ड, आई ओन अ 13 एनफील्ड। द एड्रेनलिन रश एंड द फील यू गेट इज अनमैचेबल, एंड नाउ व्हेन वी हैव these kind of players in the game, Enfield has definitely up their game also. Even Triumph also. हाँ, definitely यार, क्योंकि उनका पहला ही प्रोडक्ट अगर इतना प्रीमियम है, और आपको पता है इसका डिजाइन किससे उठाया है? किससे? ये मिक्सचर है बॉर्नविल
और स्पीड ट्विन, और वो जो मिक्सचर उन्होंने बनाया है ना वो बहुत ही, आप देख रहे हैं कैसे दिख रहा है वो। डेफिनेटली इट लुक्स रियली प्रिटी। यार ये जो डिजाइन का गेम है ना, ये बहुत ही पर्सनल ओपिनियन वाली बात है, बट एक चीज है जो पर्सनल ओपिनियन वाली बात नहीं है, सर्विस में तो ये कभी भी आपको मार देगी। 16,000 किलोमीटर का इसका सर्विस इंटरवल है। बट करवाओगे कहाँ? रास्ते पे कहीं खराब हो गई, एनफील्ड मैकेनिक खोल देगा, बंद कर देगा और तुम्हें बाय बाय बोल देगा उसी दिन। ट्रैम को टच भी नहीं करेगा कोई। ये बात तो सही कही आपने। See, you have to agree on that. This point in itself makes this a better beginner bike. मेंटेनेंस की बात आए, मतलब इसका है कि ये कहीं पे भी रिपेयर हो सकती है, Parts available हैं। इसका थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे थोड़ा टाइम डाउन है, I know, मात खाता है, but ट्रैम मार्केट पिक कर लेगा। एंड उससे भी बड़ी जो बात मेरे को लगती है, दैट इज द रीसेल वैल्यू। एनफील्ड हाथों हाथ बिक जाएगी, ट्रैम आई डोंट नो। रीसेल वैल्यू की अगर बात करें तो रॉयल एनफील्ड को कोई टच भी नहीं कर सकता, ये बात तो सही है। बट देखा जाए तो ये नहीं है अभी मार्केट में, इसको थोड़ा टाइम दो, ये भी अपना जलवा दिखा देगी। सारा टाइम है यार इसके पास। जो बिगिनर राइडर इसको खरीद के और बेच के आराम से दूसरी बाइक पे शिफ्ट करेगा, it might be another Enfield. And what do you think about this one? अगर इसको आप रीमैप कराओगे, ECU ट्यून कराओगे, तो ये 650 का मजा देगी आपको, और इसमें और 3 साल चलेगी, कम से कम 3 साल चलेगी। ग्रेट पॉइंट मैन, ग्रेट पॉइंट। तो इसको भी अपन अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, अपना उसको भी अंडर एस्टिमेट कर सकते। अपने अपने प्राइस के हिसाब से दोनों अपनी जगह पे सही है, ऐसा मुझे लगता है। अरे ये बातें तो खत्म होगी नहीं आज। डेफिनेटली, और मैं मानने वाला नहीं। बट थैंक्स मिलिंद फॉर बीइंग इन द वीडियो, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा। एंड अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आई हो तो बिलीव मी, हमारे पास बहुत कुछ है बात करने को। प्लेन्स, ट्रेन्स, कार्स, बसेस, जिस बारे में बात करनी है उस बारे में बात करेंगे। बस भाई बहुत ज्यादा आगे चले गए, गाड़ियाँ और बाइक तक ठीक है। ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में आओ, तुम्हें क्या लगता है, अपने दिल की बात बताओ, एंड ये कन्वर्सेशन हम वहाँ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सो कीप ट्रैकिंग, राइड सेफ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।